बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और बीपीएससी विद्यापीठ अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट आप सभी के समक्ष पुनः बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित है, जो मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव हैं, फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल भी हैं। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस को डील कर दिया है, जो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे ही जाते रहते हैं। और इन्हीं के एनालिसिस को अगर ठीक से ध्यान में रखा जाए तो आपके सभी पर्पस सॉल्व होंगे। और अगला प्रश्न हमारा है 76, और ये पूछता है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली जिसको हिंदी में कहते हैं, यह प्रोटीन और लिपिड लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो भाई कोशिका के अंदर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होना चाहिए, लिपिड का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर प्रोटीन को फॉर्म करता है या प्रोटीन के निर्माण करता है। तो देखिए कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं: गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर इसका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में रुक्ष। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशुद्ध हिंदी में कहें तो रुक्ष अंतः प्रद्रवी जालिका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नलियों का, ट्यूब का अनियमित इरेगुलर जाल होता है, वेब होता है, नेट होता है। और यह जो अनियमित जाल है नलियों का, जिसको कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका या अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यह 2 भाग में बटा होता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। तो रफ का मतलब होता है रुक्ष, यानी रफ इसलिए होता है कि वहाँ पर राइबोसोम होता है, उस पर बिल्कुल दानादार राइबोसोम होता है, तो वो रुखरा हो जाता है। एक पार्ट होता है जो स्मूथ होता है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है। और यह जो लिपिड है मतलब उसका सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, और लिपिड और प्रोटीन मिल करके ही कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो अभी जो यह आपका प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हिंदी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या विशुद्ध हिंदी में कहें तो रुक्ष अंतः प्रद्रवी जालिका। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि कोशिका के लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। फैट को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड यानी फैट के फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए। इसका आंसर हो जाएगा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है निम्नांकित में कौन असत्य है। असत्य की पहचान करनी है, इनकरेक्ट है। तो पहला है कि श्वसन के प्रथम चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और किण्वन की क्रिया को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ये जो 4 ऑप्शन हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं।
थोड़ा सा बढ़िया से समझना है इसको, ताकि आपका मैक्सिमम पर्पस सॉल्व हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, रट के ना बनाए। अब देखिए कि श्वसन, श्वसन का मतलब होता है, एक लाइन में समझिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का विघटन ही श्वसन है। अब ग्लूकोज का विघटन सेल के भीतर होता है श्वसन की क्रिया में, और सेल के भीतर ग्लूकोज दो चरण में ब्रेक करता है, एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहला जो चरण होता है जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करके दो पाइरुवेट अणु या पाइरुविक एसिड बनाता है, या दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। तो साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक होता है उसको कहते हैं अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इससे पाइरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद यही पाइरुवेट मॉलिक्यूल चला जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पाइरुवेट मॉलिक्यूल डिग्रेड होता है, टूटता है, डिकम्पोज होता है, एक लंबा चक्र चलता है जिसको कहते हैं हम लोग एक्चुअली क्रेब साइकिल या ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। क्रेब साइकिल होता है जिसके बारे में हांस क्रेब ने बताया था, पूछता भी है कि क्रेब साइकिल कोशिका के किस अंग में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक लंबा चक्र चलता है जिसमें पाइरुवेट मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है ना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो चरण में ब्रेक करता है ना। एक करता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और एक करता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका द्रव्य में जो होता है ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और मेन जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन होता है उसी से मेन एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए श्वसन दो तरह के होते हैं। प्रथम अनॉक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा साइटोप्लाज्म में, और दूसरा ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या वही पाइरुवेट मॉलिक्यूल टूटा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन के दो चरण होते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट करके पाइरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज होता है। दूसरा कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। पाइरुविक एसिड पाइरुवेट मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नो, एक्चुअली क्या है, लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण होता है बच्चा लोग, ये मेनली तब होता है जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। खास करके उस पर आगे भी प्रश्न होता है जो पूछता है कि अत्यधिक व्यायाम करने के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान या ऐंठन या क्रेम्प क्यों आ जाता है। तो जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही टूटने लगता है, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है और पाइरुवेट मॉलिक्यूल को लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये घटना मांसपेशी में होती है, ये घटना माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है, ये गलत है। तो इसके बाद है कि श्वसन की किण्वन की क्रिया को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। किण्वन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, बिल्कुल। और फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिससे अल्कोहलिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिस पर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें श्वसन के प्रथम चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, सही है। ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ये गलत है।
और किण्वन की क्रिया को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ये सही है, आंसर हो जाएगा 78 का सी। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यायाम के पश्चात मांसपेशियों में क्रैम्प का कारण है, तो वही लैक्टिक एसिड है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी चर्चा किया है कि लैक्टिक एसिड एक्चुअल होता क्या है कि मांसपेशी में जब बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, देखते हैं क्यों ज़्यादा सांस लेते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं कि जल्दी जल्दी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करें, लेकिन ब्रेक डाउन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करने लगता है, और जब उसको पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनता है और पाइरुवेट मॉलिक्यूल को लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वही लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और वही हमारे मांसपेशी में जम जाता है, जिसके कारण मांसपेशी में खिंचाव या दर्द या ऐंठन या अंग्रेजी में क्रैम्प कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। एकदम प्राइमरी क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल है। तो मेरा एम है, बीपीएससी विद्यापीठ का एम है कि आपको मैक्सिमम मटेरियल कमिटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपको तैयारी में काफ़ी सहयोग मिले, क्योंकि यह कंप्लीटली डिवोटी है स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए, वैसे तो सामान्यतया इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को तैयारी करने के लिए कुछ चीज़ों को खास करके ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा तामझाम और ज़्यादा फोकस को इग्नोर करें, पढ़ाई को प्राइम बनाएं। कुछ चीज़ें शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, इसको कोई नहीं काट सकता है। इसी तरह पढ़ाई साधना है, लगन है, और पढ़ाई वही बच्चा कर सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो पढ़ाई कर सकता है, केवल उसमें एकाग्रता हो और पढ़ाई के प्रति रुचि हो, तामझाम कर दे। और दूसरी बात कि आज के समय में बहुत सरफेस की पढ़ाई करने से बहुत फायदा नहीं होना है। हंसी मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन पढ़ाई को प्राइम बनाए और कॉन्सेप्चुअल बनाए और इसको कंसंट्रेट करें, तो आपके पर्पस सॉल्व हो गए। इसमें बीपीएससी विद्यापीठ हर समय आपके लिए सहयोगी रहा है, आगे भी रहेगा, और आप लोग का भी सहयोग है, इसीलिए चैनल चल रहा है बढ़िया से। और देखिए कि अगला जो प्रश्न है कि निम्न में असत्य की पहचान कीजिए, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, ये सही है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, तो यह सही है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, यह भी सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, जेनेटिक यूनिट या हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं, यह भी सही है। एक्चुअली होता क्या है कि डीएनए एक्चुअली क्या होता है कि जीन डीएनए की बनी होती है, तो जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, वेरी सॉरी, डीएनए को। इस डीएनए से जीन बना होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के गुण को ट्रांसफर करता है, जिसको आनुवांशिक इकाई यूनिट कहा जाता है, क्योंकि एक जीन एक गुण के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये सही है। और आरएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिक्स होती है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा आपको डी। एक्चुअली होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस में दो अम्ल होते हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसमें डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी रचना द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिक्स होती है। और आरएनए की रचना एक कुंडलित सिंगल हेलिक्स होती है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये लिख रहा है कि आरएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। इसका आंसर होगा आपको डी, क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक मीन्स न्यूक्लियस,
कोशिका में केंद्रक होता है जिसको नाभिक भी बोलते हैं। और नाभिक में तो डीएनए आरएनए होता है, लेकिन नाभिक के अलावे कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है? तो इसका आंसर होता है बच्चा लोग माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए आप हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि एक कोशिका में जितनी रचनाएं होती हैं लगभग, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी रचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो न्यूक्लियस के अलावे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस प्राणी में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? हम सभी पढ़ते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। टोटल आपको 23 जोड़ा होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और 46 क्रोमोसोम में से एक जो जोड़ा क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में XX एंड फीमेल में XY, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी के 22 जोड़ा को ऑटोसोम कहते हैं। अब है कि यहाँ पर तो 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक पेयर जो होता है क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल में XY और फीमेल में XX होता है। अब यहाँ प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राणी में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है? तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होगा छिपकली। ठीक है, लिजार्ड जो रेप्टिलिया समूह का प्राणी है, छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन पौधों में विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी है? हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कई डिफरेंसेस हैं, जिनमें एक मेजर डिफरेंस है आपको वर्णक की उपस्थिति, जो कलर को डिसाइड करता है। और हम सभी जानते हैं कि वर्णक की उपस्थिति जो होती है पिगमेंट, एक्चुअली ये प्लांट में ही होते हैं। एनिमल सेल में वर्णक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है और प्लांट सेल में होता है। और प्लांट में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन पौधों में विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी है? तो हम लोग डिस्कस किए हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के कलरलेस भाग में होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह प्लांट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराता है। नाम ही है, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी यानी कोई कलर को डिसाइड, मतलब कलरलेस पार्ट में होता है। और वर्णी लवक जो होता है वो डिफरेंट कलर को डिसाइड करता है, जो प्लांट के मेनली फ्लावर में और फ्रूट में होता है, कुछ लीफ में भी होता है जो डिफरेंट कलर के होते हैं। और जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको कहते हैं हरित लवक। तो हरित लवक, इसी में क्लोरोफिल होता है जिसको पर्ण हरित कहते हैं। तो हरित लवक जो होता है, ठीक है, हरित लवक ग्रीन कलर को डिसाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के कलरलेस पार्ट में होता है, और क्रोमोप्लास्ट जिसको हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं, यह डिफरेंट कलर को डिसाइड करता है, जो मेनली फ्रूट और फ्लावर में होता है, हालांकि कुछ लीफ में भी होता है जो कलरफुल होते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बच्चा लोग क्रोमोप्लास्ट। टमाटर तथा पपीता में पाया जाने वाला वर्णक, टमाटर और पपीता लाल रंग का होता है, और टमाटर और पपीता में पाया जाने वाला वर्णक है लाइकोपीन, जो बड़ा ही उपयोगी होता है। वैसे डिफरेंट प्लांट के रूट में भी या स्टेम में भी कुछ वर्णी लवक होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं और बड़ा यूजफुल होता है। जैसे यहाँ भी है मेलानिन, तो खैर ह्यूमन के स्किन में होता है। कैप्सेंचिन, कैप्सिकम जो हरा होता है कैप्सिकम में होता है। कैराटीन गाजर में होता है।
तो ये सब बहुत ही प्रमुख वर्णक है। और सबसे मेन लाइकोपीन जो टमाटर में और आपको पपीता में होता है। इसके बाद है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल। अभी हम लोग चर्चा किए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल और आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई थी। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सभी प्रकार के प्रश्न को जरूर बनाएं। एक आध बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन को ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि हमको तो ये आता ही रहता है। लेकिन किसी चीज़ को जब लंबे समय तक आप इग्नोर करेंगे तो ब्रेन उसको भूल भी जाता है, एस्केप भी कर जाता है। तो ब्रेन से स्लिप हो जाने के बाद जब एग्जामिनेशन में अचानक को क्वेश्चन आता है तो बच्चे परेशान होते हैं, जनरली गलती करते हैं। इसलिए हर प्रकार के प्रश्न को फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल को लेकर चले। और बीपीएससी का ये कमिटमेंट है, उसका हमेशा प्रयास है कि आप सभी बच्चों के लिए विभिन्न उपयोगी सामग्रियाँ, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, लेकर उपस्थित होता रहेगा और होता रहा है। तो इसका आंसर होगा वाटसन क्रिक। कोशिका का रसोई घर, ये सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। रसोई घर मतलब जहाँ भोजन बनता है। हम सभी जानते हैं कि कोशिका, जैसे बड़ा चालाकी से पूछे, कोशिका का रसोई घर जो होगा एक्चुअली क्या होगा, कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये थोड़ा घुमाया हुआ है एक्चुअली। अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये वहाँ होता है जो ग्रीन पार्ट होते हैं, और ग्रीन पार्ट होते हैं। और वहीं पर किसी में एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हम लोग ये हरित लवक, और क्लोरोफिल को कहते हैं पर्ण हरित। इसी में होता है। और जहाँ पर पर्ण हरित होगा, जहाँ क्लोरोफिल होगा, वहीं पर न भोजन बनेगा। तो रसोई घर में क्या होता है, भोजन ही बनता है बच्चा लोग। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट को ही कहेंगे। या ऑप्शन में कहीं कहीं जब ये प्लांट के पार्ट का नाम होगा तो कभी फ्रूट देगा, कभी लीफ देगा, कभी रूट देगा। तो मेनली लीफ होता है, पौधों का कारखाना, पत्ती। और यहाँ घुमा के अब प्लास्ट के नाम से पूछ दिया तो भाई पत्ती में भोजन बनता है, इसीलिए है कि वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर। दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, खाली इसका ऑप्शन बदल दिया। अगला है कि किस कोशिका सेल ऑर्गेनेल को आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। तो देखिए आनुवंशिक गुणों का वाहक, अब यहाँ 3 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्रोमोसोम होगा, अब जब पूछा जाएगा कि आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए, आनुवंशिक इकाई तो जीन, और आनुवंशिक गुणों का वाहक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम पर ही जीन होता है, जो हम लोग डिस्कस किए थे। और एक क्रोमोसोम पर कई जीन होते हैं, और यही क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को कैरी करते रहता है। इसीलिए क्रोमोसोम को आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। ये सही है। इसका आंसर होगा आपको ए। और क्वेश्चन नंबर 88, किस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। एक्चुअली क्या है कि मनुष्य में या विकसित प्राणियों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, और वायरस एक ऐसा रचना है जिसको न तो सजीव कहेंगे न निर्जीव कहेंगे, बल्कि हम दोनों के बीच की कड़ी कहलाता है। तो कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में, कुछ वायरस में। और वायरस न सजीव है न निर्जीव है, इसको दोनों के बीच का कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स क्यों कहा जाता है इसको, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। एक्चुअली क्या है, जैसे पूछता है आपको कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी, तो भाई प्लांट एक अलग जीव है और एनिमल एक अलग जीव है। तो प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी किसको कहा जाता है, तो कड़ी उसको कहा जाएगा, कनेक्टिंग लिंक उसी को कहा जाएगा जिसमें दोनों का कैरेक्टर हो, प्लांट का भी कैरेक्टर हो, एनिमल का भी कैरेक्टर हो। तो यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों भाई, यूग्लिना बेसिकली एनिमल है और उसमें प्लांट का कैरेक्टर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर है, एनिमल तो है ही, ये प्रोटोजोआ समूह का है यूग्लिना, एनिमल तो है ही,
और इसमें क्लोरोफिल यानी प्लांट का कैरेक्टर पाया जाता है। तो प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। जस्ट लाइक यूग्लिना, वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, इसका मतलब है इसको कड़ी इसीलिए कहा जाएगा कि दोनों को ये कनेक्ट करता है, दोनों का कैरेक्टर तो है। वायरस जब किसी लिविंग सेल से बाहर होता है तो वह कंप्लीट निर्जीव का कैरेक्टर नॉन लिविंग के कैरेक्टर को शो करता है। और जब किसी होस्ट सेल में ये इन कर गया, जीवित कोशिका में लिविंग सेल में इन कर गया, तो ग्रोथ करने लगता है, मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, गुणन करने लगता है। ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। तो सेल के बाहर अगर ये है तो नॉन लिविंग बीइंग का कैरेक्टर शो कर रहा है, और लिविंग सेल के अंदर ये पहुंच गया तो लिविंग ये बीइंग्स का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक एक हमारा बड़ा सवाल है, इस पर भी हम किसी दिन आप लोग को बताएंगे। बहुत ही प्रमुख सवाल कनेक्टिंग लिंक पर आते रहते हैं, तो किसी शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे कनेक्टिंग लिंक। फिलहाल दो की चर्चा की, यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, एंड वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के बीच कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। एंड वायरस में, कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आने नहीं होता है। इसका आंसर होगा। तो मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा, फायदा पहुंच रहा होगा। वैसे भी आपको कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या हो, लगता हो कि और सुधार हो इसमें, और कुछ नया चीज़ हम लोग को मिले, कुछ रिक्वायर्ड कर रहे हों, आप बेफिक्र निसंकोच आप कमेंट करें। विधि बीपीएससी विद्यापीठ छात्रों के प्रति समर्पित संस्था है और लगातार आपके डिमांड के अनुकूल, आपके लाभ के अनुकूल चीज़ों को लेकर उपस्थित होता रहा है। और आपको अगर बीपीएससी विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर विद्यापीठ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।